बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अंबर सना। प्रोग्राम क़ायद का पाकिस्तान एक दफ़ा दोबारा से एक नए मौजू के साथ आपके साथ मौजूद हैं। उम्मीद करती हूँ आप तमाम अहबाब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे और क़ायद के पाकिस्तान के सफ़र में आप जो हमारे साथ जारी व सारी होंगे। एंड यकीनन हर प्रोग्राम के साथ आप एक नए अज़म के साथ उठते होंगे और कोई ना कोई नया इरादा ज़रूर करते होंगे, क्योंकि बात है क़ायद के पाकिस्तान की और शहरी होने की, अच्छे और ज़िम्मेदार शहरी होने की जो सबूत देने की हम हमेशा बात करते हैं और तरक्की की जो हम हमेशा बात करते हैं। यकीनन आप इसके ऊपर गौर व फ़िक्र ज़रूर करते होंगे। तो गौर व फ़िक्र का सिलसिला वहीं से जारी और सारी करते हैं जहाँ से सिलसिला मुनक़ता हुआ था। बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से। हमेशा से हम बहुत सारी चीज़ों की हम बात करते हैं, कानून की बात हो, तालीम की बात हो, सेहत की बात हो या किसी भी इदारे की किसी भी मखसूस ज़िम्मेदारी की बात हो, हम उन तमाम चीज़ों के ऊपर ज़रूर डिस्कस करते हैं। और उसमें हमारे साथ प्रोग्राम में हमेशा ऐसे कुछ मौज़ज़ीन शामिल होते हैं जिनका किरदार ओवरऑल पाकिस्तान में किस तरीके से उन्होंने तरक्की का सफ़र शुरू किया और कैसे उन्होंने प्रोग्रेस किया और पाकिस्तान में तरक्की में अपना किरदार जो है उन्होंने प्ले किया। उस सिलसिले में आज हमारे साथ मेहमान ख़ुसूसी हैं। यकीनन अपने वक्त में बहुत सारा कुछ किया पाकिस्तान के लिए और ओनरशिप एक्सेप्ट की, जो एक पाकिस्तानी होने की जो ओनरशिप होती है जिसकी बहुत शदीद ज़रूरत आज भी है। हमारे साथ मौजूद हैं ज़बार हुसैन जाफ़री सर और उनकी शख्सियत को देख के ऐसा लग रहा है कि अब आगे आने वाला जो हमारे कुछ मिनट्स आपके साथ गुजरेंगे यकीनन आप उसमें बहुत कुछ जान सकेंगे और बहुत कुछ सीख सकेंगे। वेलकम करते हैं सर को अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद कहते हैं सर आपको, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया आपका। कैसे हैं सर आप? खैरियत से? मुझे मदऊ किया अपने चैनल के लिए और बोला तो घंटों जा सकता है हर मौजू पर, बिल्कुल, और हर मैटर पर, और दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको डिस्कस नहीं किया जा सकता। तो सर कुछ अपने बचपन के हवाले से कुछ आप शुरू करें, हमारे बचपन का जानना चाहेगी हमारी यूथ भी और आवाम भी। बहुत प्यारा मेरा कैरियर है और मैं तकरीबन 7 ज़बानें जानता हूँ बचपन से और फ्लुएंटली बोल लेता हूँ हर ज़बान को। और अदालत में भी यही था कि जब कोई क्लाइंट आके कहता था कि मेरा वकील किसी अदालत और में है, तब मैंने कहा लाया उन्होंने ना केस चलाना है, मैं वो भाग के जाता था कि कोई अपना बंदा आया है ना, चलो वो आना नहीं चाहता था। सही, एक कंफर्ट जोन आप बना देते तो मैं उसको इस तरह से एक डील करता था कि उसे अपनाइयत नज़र आए और उसे ये समझ लाए कि मेरा कोई हम ज़मान आया है। और अगर पठान आया तो थोड़े माशे अगले भी कर लिया उसके साथ। सही। उसके साथ भी कर लिया। और बचपन की मेरी यादें तो बहुत अहम हैं, बल्कि मेरी पैदाइश यौम आशूर है। सही। और जाए पैदाइश आपकी? जाए पैदाइश तो मेरी इंडिया है, नाभा स्टेट, मगर मेरे दादा मरहूम जलूस में गए हुए थे 9 की शब को। तो हमारे वहाँ के जो जलूस हुआ करते थे वो सादात के जलूस रात को निकलते थे वहाँ पर, ताकि उनकी अहले खाना भी उसमें अहले बैत की तरह से वो भी शिरकत कर सकें। और वो यहाँ काफ़ी अरसे तक हमारे खैरपुर में भी सिलसिला चलता रहा। सही। फिर आबादियाँ गंजान हो गई, लोगों की चहल पहल बढ़ गई, तो तकरीबन वो फिर हमें बंद करना पड़ा। तो लोगों के नज़रियात भी होते थे। मैं कहूँगा अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कब्र न दी जाती तो क्या हम आज कब्र में जाने के लायक होते? दुनिया में इतने मुल्क हैं और इतने तरीक़े हैं कि लोगों को मैदानों में रख के आ जाते हैं और उनकी बॉडियाँ इतनी फ्रीज़ होती हैं कि 20 साल ऐसी रहती। उसके बाद जो कुछ भी अपने तौर पर वो गल जाए, अपने तौर पर ख़त्म हो जाए, अपने तौर पर जानवर नोच के ले जाए, वो एक अलग तरीक़ा है, मगर दफनाने का रवाज नहीं है। मुल्क के क़वानीन भी इतने कभी हैं जो आप सोच नहीं सकते, और इतने दर्दनाक भी हैं कानून। हज़ारों बादशाह वज़ीर दुनिया के जेलों में पड़े हुए और नहीं उनको पनाह मिली, ना अपने वक्त के अंदर कोई अदालत से उनको कोई सज़ा मिली, जज़ा नहीं मिली। अदालती निज़ाम जो अल्लाह का निज़ाम है ना,
कि आप एक चींटी को मसल के नहीं जा सकते। आपको इतने बारीकी और इतने अदब से चलना है कि आप देखें। मैं आपसे पूछ लूं कि चींटियां जब चलती हैं तो ये मुंह मिला के क्यों चलती हैं? चाहे छोटी जगह हो, चाहे समंदर का किनारा हो, चाहे नहर का किनारा हो, या खाला हो पानी का देहात वाला, या जी कोई नालियां हों, क्यों चलती? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चाहा जिनकी पूरी दुनिया में बादशाही थी, कायनात में, अपने काबीना को बुला के कहा कि मैं मखलूक का खाना करना चाहता हूँ। सर दुनिया में इतनी मखलूक है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कि न इतना खाने का बंदोबस्त हो सकता है, न पकने का बंदोबस्त हो सकता है, न लकड़ियों का हो सकता है, न पकाने वालों का हो सकता है। पूरी खल्क का आप खाना करना चाहते हैं, ये तो अल्लाह ही कर रहा है सबके लिए। तो कह रहा है मैं फिर किसका खाना करूं? उसने किसी और मखलूक को कर लें। बस वो चींटी जाती हुई नज़र आ गई, उन्होंने चुटकी से पकड़ के हथेली भी रखी और कहा कि ए चींटी, अपने बिरादरी में जहाँ जहाँ चींटियाँ हैं मेरी दावत का ऐलान कर दो। फ़लाँ मुकाम पर फ़लाँ दिन से शुरू होगी, जब तक दावत चलती रहेगी ना तुम खाते रहना। चींटी को उतार के ज़मीन पे छोड़ा, चींटी चलने लगी, दूसरी चींटी से मिली, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत आई है, फ़लाँ दिन फ़लाँ जगह। बस पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ चींटियाँ थी ये बात फैल गई। पूछा चींटियों की मरगूब ग़िज़ा क्या है? तो वहाँ किसी ज़ईफ़ ने कहा कि मरगूब ग़िज़ा जो है वो बाजरा है। कह रहा दुनिया में से जहाँ भी बाजरा मिल रहा है वो ले लिया जाए। बादशाही थी कायन, बस एक हुक्म की बात थी, बस ऊँटों के ऊपर, ऊँट तकरीबन 9 मन वज़न आसानी से उठा सकता है, एक ऊँट बोरे में। तो बाजरा आना शुरू हो गया, ढेर लग गए। बोरियां खाली करो और ले जाओ, और फिर भर के ले आओ, बाजरे खाली करो और लेके आ जाओ, इधर भेजी उधर भेजी, इधर भेजी बोरियां इधर भेजी, आती गई, पहाड़ बन गए, पहाड़ बन गए। बाजरा ख़रीद लिया गया जहाँ जहाँ से मिल रहा था। चींटियों ने आना शुरू कर दिया, एक दाना लेके वो घसीटने में लग गई। उसे तो ज़रूरत ही नहीं है ना एक दाने के अलावा, उसकी खुराक भी इतनी है। और वो अपने अपने घरों में, अपने अपने माजगाह में, जहाँ भी उनको छुपने की जगह थी, चलती कहीं दाने लेते गए। पहाड़ नीचे आने शुरू हो गए, चींटियों का आना शुरू हो गया। अभी अज़रबैजान से आ रही हैं, ये रशिया से आ रही हैं, ये तुर्की से आ रही हैं, ये यमन से आ रही हैं, ये सऊदी से आ रही हैं, जो उस वक्त मुल्क थे बता रहे हैं, सब आ रहे हैं। अब बाजरा तह पे आ गया और मंगाया गया, फिर तह पे आने लगा, फिर और मंगाया, तो सब बाजरा यही है बस मार्केट में। बस सुलेमान अलैहिस्सलाम सजदे में चले गए। बारे अल्लाह, तुम ही सबको रिस्क देते हो, हम तो एक चींटियों को भी नहीं दे पाए। रब का शुक्र अदा किया। वो चींटी जब दाना लेके जाती है और अपने कहीं महफूज जगह पहुंचती कि उस दाने के 4 टुकड़े कर देगी या 3 टुकड़े कर देगी। वो पहले से इतना सा है उसके 4 टुकड़े कर देगी। वो इसलिए कि ज़मीन की नमी से दाना फूट ना आए और दाने में अंदर कुछ भी ना बचे खाने के लिए। तो वो खाने को बचाने के लिए टुकड़ा कर देती कि उसे भी पता है कैसे प्रिजर्व करेंगे, कैसे आप खाने को फ्रीज करेंगे, कैसे उसको ले जाएंगे फ्रिज के अंदर। तो उसे भी पता है चींटी को। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो बादशाही है कि अभी कराची में एक वाक़या हुआ है कि एक शख्स को बज़ाहिर अगवा किया गया, उसको कोरोना का मरीज़ दिखा के कहीं अस्पताल में दाखिल किया गया।
लोग नहीं आ रहे जा रहे कोरोना के वजह से उसके अजीज़ अकारीब मिलने, और ऐलान कर दिया गया कि उसका इंतकाल हो गया है। वो पुलिस मोबाइल और जो 4 आदमी थे हुकूमत के, वो जाके डाला है उसको गड्ढे में। देखो, डॉक्टर मसीहा ज़रूर कहलाते हैं, पर पहले ज़माने के, इस ज़माने के नहीं। मैंने अपनी वकालत में जितने केसेस मेडिकल साइंस के बुनियाद पे चलाए हैं, वो फैक्चुअल पे नहीं चलाए, क्योंकि फैक्चुअल में कहीं जगह नहीं मिल पा रही उसकी जान छुटने की। आपकी बात पे भी बताऊंगा मैं, आपकी बात पे भी बताऊंगा मौलवी साहिबान कैसे बचते हैं और कैसे बचाते हैं। सर, कायद के पाकिस्तान में सियासत के हवाले से आप क्या राय रखते हैं? सियासत दरअसल ऐसा है कि सियासत कायद आज़म तक सियासत थी। लियाकत अली ख़ान के मर्डर के बाद सियासत नहीं रही, बल्कि लोगों ने इसको निजी बादशाही समझी, और यही वजह है कि पाकिस्तान आज तक तरक्की नहीं कर सका, जबकि ढाका हमसे एजुकेशन में आगे चला गया है, फाइनेंस में आगे चला गया है, एक बच्चों की जहानत में आगे चला गया है, करेंसी उनकी आगे चली गई है। उनके पास इतना ना मिल है, न इतनी वसाइल हैं जितने हमारे पाकिस्तान में वसाइल हैं, मगर हमारे पास ऐसे नहीं हो रहा। हमारे पास जो है वो एक सियासत नहीं है, बल्कि एक जिसको मौका मिल रहा है वो लूट रहा है। और देखो, मैं आपसे पूछूं, किसी बड़े आदमी ने कि डोनेशन के लिए किसी अस्पताल में कोई 50,000 रुपये भेजें, कोई 10 लाख भेजें, कि नवाज शरीफ ने, जरदारी साहब ने, या जतोई साहब की फैमिली ने, या बड़े बड़े मिनिस्टर बैठे हुए हैं 10-10, 20-20 साल से मिनिस्टर चले आ रहे हैं, क्या इन्होंने डोनेशन दिया है? मैं तो ये पूछता हूँ कि हुकूमत से ये पूछ लिया जाए कि जो तुमने करोड़ों रुपए का राशन किससे ख़रीदा है? आप कहेंगे जी मेरे पास से तो गया ही नहीं है, ये रसीद आपके यहाँ की पेश की जा रही है। और जिसको दिया जा रहा है ना, वो आप अपने घर किसी को मुफ्त में भी ना देंगे, कह दें डस्टबिन में डाल दो, कीड़े चल गए हैं दाल में। अगर वो फटका कर, झाड़ कर, छान कर दे दें किसी को, तो क्या जुल्म ज्यादती नहीं है? जिसको हम नहीं खा सकते तो हम किसी और को कैसे दे सकते हैं? सर, मैं यही चाहूंगी कि अपने जो जिन पैरामीटर पे वालिदैन ने आपकी तरबियत की, और जिस तरह से आपका बचपन और जवानी और जो अब तक आप गुजार रहे हैं, मेरे वालिद साहब आप जरूर आगाह करें। रियासत खैरपुर स्टेट का ज़माना देखा। सही। खैरपुर कंप्लीट रियासत थी, उसकी अपनी जुडिशरी थी, अपनी उसकी पुलिस थी, अपनी उनकी फ़ौज थी, अपना उनका कस्टम था, उनके फैमिली लॉज थे, उनके सिविल लॉ थे, उनकी हाई कोर्ट थी, एक फेडरल कोर्ट की तरह से जैसे मरकज़ की कोर्ट होती है वो भी एक कोर्ट थी। और अदालती निज़ाम इतना अच्छा था कि एक अंडा स्मगल नहीं हो सकता था मुर्गी का। सही। वो भी अपने शहरी हदूद के अंदर ही बिकेगा। सही। मैं तो बल्कि हुकूमत पाकिस्तान और अदलिया आला से भी गुजारिश करूँगा कि हमारे क्रिमिनल केसेस की जो मीडिया ट्रायल टीवी पर और एंकर पर्सन और जी हमारे टॉक शो में हो रहा है, वो ज़ाब्ते कानून के ख़िलाफ़ है। अच्छा, आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? आपका केस, आपकी ट्रैफिक में उतरते हुए लड़ाई हो गई, उसने उतर के आपके एक थप्पड़ मार दिया, उस गाड़ी का नुकसान हो गया, आप उससे कह रहे हैं मुझे भर के दो, दूसरा आदमी आया उसके 2 और एक लड़की को तमाचा मारा है, गुत्थम गुत्था हो गए, 10-5 आदमी जख्मी हो गए। ये केस कहाँ चलेगा? अदालत में या टीवी टॉक शो में चलेगा? एक नक्शे अमन का हो गया है, 2 आदमी आपस में नाराज़ हो गए, धक्का मारा, ये किया, गाली गलौज दी, और ये सीने चढ़ा ली और देख लूँगा, ये कर लूँगा।
तो सर इस तरह के तो कई केसेस अदालत में पड़े होते हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, कोई सुनवाई चाहे नहीं नब्बी होती। हो, चाहे नब्बी हो, आप कहें दूसरे मुल्कों की तरह से। मेरे सहन के अंदर एक छोटा जज बैठा है, पार्टीशन हुआ है, सेशन जज बैठा हुआ है, पार्टीशन हुआ है, हाई कोर्ट का जज बैठा है, हाई कोर्ट का जज के बाद सुप्रीम कोर्ट का जज बैठा है। वहाँ ये नहीं है कि सालों में केस चलेगा। इस्लाम में जेल का तस्वुर नहीं है। हुकूमत का नुमाइंदा उसे संभाल के रखता था। हुकूमत में, इस्लामी हुकूमत में जेल का तस्वुर नहीं है। जेल का तस्वुर यह है कि दूसरे तीसरे दिन उसका फेट डिसाइड हो जाए कि अगर वो मुजरिम है तो सज़ा दे दो। फिर वो, अगर वो हुनर जानता है तो रेफेमेट्री स्कूल में जाएगा, अगर वो तालीम रखता है तो कहीं पढ़ाई के लिए जाएगा। वो अपने घर से दूर रहेगा, अपनी फैमिली से दूर रहेगा और इल्म देगा। अगर वो तरखान है तो तरखान का काम करेगा, अगर वो कुम्हार है तो वो कुम्हार के मटके बनाएगा, सुराइयाँ बनाएगा, गिलास बनाएगा। रेफेमेट्री स्कूल हैं। सज़ा जो है उसे दूर कर देते हैं। दूसरे मुल्कों में आप जाएं, या कनाडा में जाएं, फ्रांस में जाएं, बेल्जियम में जाएं, ऐसे कमरे बने हुए हैं। एक कमरा इधर से इधर, उसका एक बेड आ जाए, उसकी एक मेज़ आ जाए, एक उसका बाथरूम आ जाए, बस कुछ नहीं। उसकी यहाँ खिड़की है, वहाँ से आदमी आएगा, टिक टिक, खाना ले ले वो। न उसमें छुरी दी जाएगी, न उसमें चमचा दिया जाएगा, न प्लास्टिक का कोई चीज़ ऐसी कि वो चावल खा ले। रोटी वो वहाँ से जैसे ब्रेड से खाते हैं अपने, ऐसे लगा के पट्टी वाली से, बस। तो ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे पाकिस्तान में अगर हम 70 साल से अब ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो अब हम वहीं के वहीं खड़े हैं जहाँ से आए थे। तो सर इसकी क्या वजह है, क्यों इसकी वजह यह है कि आवाम की नेचर ख़राब हो गई है। आवाम की नेचर ख़राब हो गई? आवाम की नेचर ख़राब हो गई है। उस्ताद स्कूल में हमें याद नहीं है कि हमारी कानगोशी न की गई हो, कि हमारे पहाड़ा याद नहीं है। हमारी तख्ती पुती हुई और लिखी हुई और रिपीट की हुई नहीं है, तो हमें स्टैंड अप ऑन द बेंच। और जो सीनियर ब्रिलियंट स्टूडेंट होता था वो तमाचे मारता था, चाहे इतने इतने से थे, ढा करके आस्ता मार कह लेते थे उसको क्या आस्ता। तो ऐसा नहीं है। हम कितने एडवांस हो गए। यूनिवर्सिटी का क्या हाल है। आप मेरे साथ चलें किसी दिन तो मैं आपको फैमिली कोर्ट लेके जाऊं। यूँ होगा बस, काले दुपट्टे, सफ़ेद दुपट्टे, नीले पीले दुपट्टे, 100-100, 200-200 लड़कियाँ एक अदालत के बाहर खड़ी हुई तलाक के लिए। लग्जरी हो गई है, अब लूट लो। उसको कुछ नहीं मिलता। क्या बाप के घर से लेके आई, क्या मामू ने दिया, क्या ताया ने दिया, क्या अब्बा ने दिया, क्या भाइयों ने दिया, उसे कुछ नहीं मिलता है। कह रहा ले गई रात को उठवा के, भाई इसके आए थे रात को, खाना भी था उनका और लाजमी खाना भी कर लेते हैं ऐसे। और फिर देर सा होते हैं, हर कोई अपने कमरे में जाए तो चलो भाई वो अपने बहन के पास बैठे हुए, सब चीज़ें उतार देते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़्यादतियाँ नहीं हो रही हैं, लड़के भी कर रहे हैं, ये नहीं, उसमें भी शक नहीं है कि लड़के नहीं करते हैं। मुजरिम दोनों ही हैं माशरे के अंदर। आप ये देखें कि रसूल पाक के ज़माने में भी कुछ ऐसे ख़वातीन थी जो रसूल पाक को चुगलियाँ लगाती थी और लड़ाई कराने के मारे। ऐसा नहीं कि आज नया हो रहा है। बड़े टेक्निकल केसेस मैंने पढ़े हैं दूसरे लॉ बुक्स में से, और बहुत ही यानी अजीब। मैं असिस्टेंट एडवोकेट जनरल था 20 ग्रेड में, तो रात को मैंने फाइल पढ़ा, नोट्स बनाए, सर पकड़ लिया। या अल्लाह, इसके ऊपर तो 3 फायर हुए हैं, जिसने किए हैं उसका नाम दिया है। तीनों फायर उसके बदन पे मौजूद, कपड़े पे मौजूद, उसकी चादर पे तहमत बांधते हैं ना, चादर। जी जी। तो जो यहाँ लगाया है यहाँ के, वो चादर से निकला है।
यहाँ निपल के नीचे से लगाया है, एक यहाँ लगा है हंसली के ऊपर, तीनों निशान, तीनों। उधर से एसएचओ आ जाते हैं गली में से अपनी जीप में, उन्होंने अपना रिवॉल्वर निकाल के ठाएं ठाएं दो कर दी। लोगों ने कहा पकड़ो पकड़ो, मुलजिम को पकड़ लिया, ये मैं असला तड़प रहा हो। उसी वक्त उसका जी मशीनामा बनाया, पर्चा काटा उन्होंने और उसकी डेड बॉडी अस्पताल भेजी। अस्पताल में डॉक्टर साहब उठ चुके थे। स्टाफ ने कहा कि आपको पर्ची दे देते हैं हम, तो डॉक्टर साहब 2 मील दूर रहते हैं, उनका अपना गांव है, आप जाएं, आ जाएंगे। वो चले गए लेने के लिए, पीछे से मुलजिमों के लोग आ गए। उन्होंने कहा कि जी बात कर लो। भाई क्या बात कर लो, लेन देन की, फेवर दे दो हमें। उन्होंने पैसे तय कर लिए, बोलते को यूँ पलटाया, उसे बिल्कुल कपड़े वपड़े उतार दिए उसके, चादर फैला दी ऊपर के, डॉक्टर साहब आएंगे पोस्टमार्टम करेंगे, औजार सिर्फ गर्म पानी में डाल दिए। उन्होंने डेड बॉडी को यूँ पलटाया, 2 खंजर के निशान बैक पर यूँ मार दिए और बॉडी को सीधा कर दिया और चादर उड़ा दी। ये जिक्र कहीं पूरे केस में नहीं है, अलिफ से लेके ये तक। या अल्लाह, ये इसके पोस्टमार्टम में निशान कहाँ से आ गए? बहरहाल सुबह कोर्ट से मैंने कहा साहब मैं एसएचओ को और डॉक्टर को बुलाना चाहता हूँ, ताकि ये इसकी डिस्क्रिपेंसी जो आई है, इसमें जो डिफरेंस आया है, तो मैं उसको एवेल्यूएट करूँ कि ये किस तरह से हुआ। सूबेदार को बुलाया, वो कस्में खाने लगा, सर मेरे सामने इंसिडेंट हुआ, मैंने फायर किए अपने सरकारी रिवॉल्वर से, सिर्फ डराने के मारे कैसे पकड़ लो कि ये दूसरे पे फायर न कर सके जल्दी से। इतने रिपीट 5-6 फायर कर दिए मैंने और इसे फिर पकड़ लिया। कोई चाकू नहीं था इसके लगा हुआ। मेरे कागज़, मेरी एफआईआर है, पर्चा, मशीन नामा ऑफ इंजरीज, आप देख लें अगर कहीं भी जिक्र हो, गोली का जिक्र है। फिर कहाँ से लग गई भाई ये, तुम कस्टोडियन हो इसके डेड बॉडी के? तो उसने कहा जी मैंने तो अस्पताल तक तो इसके थे नहीं, अब कब लगे हैं अस्पताल के अंदर, कितनी देर पहले लगे? डॉक्टर साहब को बाहर थे खड़े हुए, उनको बुलाया, कैसे लगे हुए थे मेरे पास, तो जैसे आई है डेड बॉडी मैं तो वैसे ही दूंगा ना मेरे पास। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में नहीं आ रहा था, सोच में कि ये कैसे प्रॉब्लम तय हो। मैं गुसल खाने में नहा रहा था, साबुन सर पे लगा हुआ था, मैंने शावर लगाया, गुसल लिया, कपड़े पहने, तो मुझे ख्याल आया कि तुम इसके कपड़े मंगाओ, रूम के कपड़े मंगाए आप। वो जी मैं तैयार हुआ, ड्रेस वेस कोट की पहनी, गाड़ी में बैठे हाई कोर्ट पहुंच गए। टी ब्रेक हुआ, उसमें मैंने डिक्टेशन दी अपने पीएस को कि भाई इस क्राइम के ये जो सेशन जज साहब, ये जो पोर्ट आई है कपड़ों की इसकी मरहूम की, उसको रवाना किया जाए, ये हवलदार जो है वो लेने आ रहा है, इसके रोड सर्टिफिकेट के मुताबिक इसको हवाले कर देना, और जैसे ये फारिग होगी आपको वापस भेज दी जाएगी। अब सब लोग बाहर, डॉक्टर, सूबेदार, सारे अजीज़ क़ारिब बाहर। मैंने टेबल पे अखबार बिछाए, पोर्ट को रखा, अपने चपरासी को बुलाया, भाई पोर्ट खोलो। वो ज़र्रात उसके खून के जो होते हैं सूखने के बाद गिरने लगते हैं, बहरहाल वो गिरे भी अखबार के ऊपर। वो खोले, हमने कमीज़ को पकड़ा और उसके कॉलर के पकड़ के यूँ देखा, हमने कहा भाई कट मार्क है ही नहीं। you can catch the thief to set a thief। जब भी आप चोर को पकड़ सकते हैं कि जब चोर को चौकीदार बना दिया, वो पकड़वा देगा आपको। तो दोनों चाकू के निशान उसके कुर्ते पे नहीं थे, तो उसकी कमर में ये कैसे लग गए? जब वो पहन के आया कुर्ता और जो चादर बांधी हुई है ये कपड़े वाली,
तो ये चाकू उसके कब लग गए। अब उनसे ये हुई कि जी उन्होंने उतारी दिए और 2 चाकू मार दिए। जब चाकू मारेंगे आप तो फिर वहाँ से ब्लड नहीं आएगा। एक दफ़ा ब्लड निकल जाने के बाद उसके बदन के चाहे टुकड़े टुकड़े कर दें, खून नहीं निकलेगा। खून जैसा पानी सा निकलता रहेगा। खून बस गया निकल, जितना भी निकला है। तो वो पकड़े गए। फिर वो डॉक्टर उसके अंदर मुलजिम बने। डॉक्टर उसके अंदर फिर मुलजिम बने कि मुलजिमों की मदद किए और उसको बॉडीली इंजरी किए। उसको डेथ की सूरत के बावजूद भी कट मार के मारे गए। तो ये शामिल जुर्म है। सूबेदार की बात साबित हो गई कि भाई हमेशा वो झूठ नहीं बोलते हैं। मगर आजकल हर जगह हर मामले में एसपी से भी झूठ बोला जा रहा है, डीआईजी से भी झूठ बोला जा रहा है, आईजी से भी झूठ बोला जा रहा है, आईजी भी झूठ बोल रहा है चीफ मिनिस्टर से। तो अब अगर इस माशरे को इस तरह से देखें ना, पहले टीचर मारते था तो ये सूज जाते थे हाथ, नाजुक बच्चों हम जैसों के। तो अब वो नहीं हो रहा। माशरा सियासी तरह से हमारा ख़ानदान मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ रहा है शुरू से ही, वालिद साहब के ज़माने से ही। दादा मरहूम को भी हमने बहुत अच्छी तरह से देखा, बड़ा प्यार पाया, बड़ा उल्फत पाई, बड़ी। हाँ जी। और वज़िद हो गए कि नहीं मैं तो ज़व्वार का नाम ज़व्वार ही लिखवाऊँगा। हमारी चची, हमारी फूफियाँ, हमारी खालाएँ, हमारे और रिश्तेदार अब्बा जी को ज़व्वारी करके आए क्या? जब ज़व्वारी करेंगे तो ज़व्वार कहलाएंगे। और दादा की दुआ से मैं 85 से कंटिन्यूसली जा रहा हूँ और बहुत कम खर्चा होता रहा है। आदमी तस्वर नहीं कर सकता 2503 में आदमी ईरान हो आएगा और 1 महीने रह के आता था। फ़ारसी सीख गया मैं वहीं पे उन्हीं के साथ बैठ के सफ़ों में। एक ज़ुबान में और इजाफा हो गया आपकी। हाँ, इजाफा हो गया। और यही है ना कि जितनी ज़बान है आप उतने इंसान हैं आप। ये अल्लाह ने दी है कि इंसान को भाता जब है जब वो उसकी अपनी ज़बान बोल ले, नज़दीक आने की कोशिश करता है, मदद करने की कोशिश करता है। खाने के लिए पूछेगा, कहेगा घर चलो हम खाना खाएंगे। अब तो होटल हो चुके हैं इतने कि लोग कहीं भी खाना खिला दे। और ये है कि अपनाइयत जब भी नज़र आती है जब उसे वो नज़र आए, और उसे अपनाइयत कभी भी नज़र नहीं आएगी जब तक कि उसके अहले ज़बान नहीं होगा। अगर हम सिंधी बोल लेते हैं तो लोग नहीं पहचान पाते हैं कि हम सिंधी हैं। हम इतनी अच्छी बोल लेते हैं और इतनी अच्छी लिख लेते हैं कि मैं सिंधी बैरिस्टरों की लिखी हुई में से मैं गलती निकालता था, ये क्या लिख दिया आपने। ऐसा तो होता है ना। सर थोड़ा सा आप पस मंज़र की तरफ जाएंगे। आपने इस शोबे का इंतखाब क्या सोचा? दरअसल ऐसे था कि मेरा जो शोबे का इंतखाब था शुरू से ही वो फ़ौज में जाने का था, क्योंकि पहले सारा ख़ानदान फ़ौज ही में था और फूफीज़ाद भाई भी फ़ौज में, खालाजाद भाई भी फ़ौज में, और अज़ीज़ अक़ारिब भी, हमारे रिश्ते के जो फूफी हैं, रिश्ते के जी चची हैं, उनके बच्चे भी फ़ौज में रहे कुल। और ये मेरे चचा हैं मरहूम लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद हसन मुश्तबा जाफरी, कराची में सीओ रहे यहाँ पर, और जी शहीद हो गए थे यहाँ ठट्ठा में। पासिंग आउट परेड पे गए थे, वहाँ पर रेजिमेंटल कलर देना था वहाँ पर। तो वहाँ से कन्वाय में गाड़ी में थी, तो वो एक बहुत बड़े आदमियों की कैडलक कार थी, बड़ी लंबी। बस वो जब इनकी गाड़ी के बराबर में आई तो वो लरस गई तो इससे टकराई। टकराने के बाद ये इधर आ गए और कुछ ढलवान था नीचे, तो जो जीप गिरी तो इतना दरख्त कटा हुआ था ऊपर से, तो जीप को ठोकर इस वाले पेडी में लगी जो इतनी मोटी थी, तो स्टेयरिंग लगा उसमें। तो वो इतने ड्रेस थे रेजिमेंटल के। और माशाल्लाह जितना काम इन्होंने कश्मीर में एज ए कैप्टन की हैसियत से किया ना, आज भी वहाँ साइन बोर्ड लगे हुए हैं, कैप्टन हसन मुश्तबा जाफरी, कैप्टन हसन मुश्तबा जाफरी, मॉन्यूमेंट्स बने हुए काफ़ी जगहों पे। तो और मेरे खालाजाद भाई भी लेफ्टिनेंट कर्नल रहे,
मेरे फूफीजाद भाई भी मेजर सर जवान। आपके बारे में जानना चाहूँगी, आपने फिर वहाँ का मैंने वहाँ पर अप्लाई किया ग्रेजुएशन के बाद, और मेरी ओरल टेस्ट मैंने पास किया, रिटन टेस्ट मैंने पास किया, फिर जी हमारी फिज़िकल टेस्ट था वो मैंने पास किया, फिर IASSP के लिए हम गए। तो वहाँ मैंने सबसे पहले जो हमारा टग ऑफ वार था, फिर हमारी स्विमिंग थी, फिर हमारी जी रेस थी, तो मैंने सारे क्वालिफाई किए। 2 दिन का रेस्ट था और बताया गया सारे कैडेट्स को, वो हमारा खाना देख रहे थे, चमचे को पकड़ना देख रहे थे, निवाला लेना देख रहे थे, आवाज़ तो नहीं आ रही टक 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 की बर्तनों की और चमचों की, सारी चीज़ें नोट होती हैं। तो वो वहाँ से एक डॉक्टर साहब हैं कि जो कि सिर्फ देखकर आपकी शख्सियत को पहचान लेंगे, आपसे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो आए तो लड़के आ रहे थे, भाई शाह जी की पुछ देने, भाई मैं तो ना पूछा हो तो मैं कहा भी उन्होंने कि भाई कोई सवाल करो तो मैं दसा करना, यू कैन गो सर, यू हैव कॉल्ड मी फॉर इंटरव्यू फॉर टेस्ट। तो वो सेक्रेटरिस्ट होता है बेसिकली, वो आदमी जो होता है वो सेक्रेटरिस्ट होता है। और यानी वो तो ऐसा है कि क़यामत के दिन जो अहले ईमान ना होंगे ना, उनकी पेशानी पे लिखा जाएगा काफिर, लिखा जाएगा, और हर कोई पढ़ लेगा, चाहे ईमान भी लाया हो। ईमान के बाद भी लोग फिर जाते हैं, और क्या लोग पैसे लेके नहीं आज भी कस्में खाने लग जाते हैं। आप किसी की दुकान की, कपड़ों की दुकानों पे जाएं, आपको हर दुकान के ऊपर आयतें लिखी मिलेंगी, टोकरे भी, फ्रेम हुए भी, और कैलेंडर टाइप के भी। और मगर क्या कर रहे हैं वो? अब ये बताया कि जितना धागा पहले लगता था एक शलवार कमीज़ में, अब भी तो उतना ही लगता है ना, सिलाई भी तो वही अंदाज है ना, तो क्या फ़र्क है जी? अब अगर उसने ये देख लिया कि जी ये 1000 रुपये मीटर वाला कपड़ा है, तो वो तो कहेगा जी मैं तो 2000 रुपये लूँगा। वही कटाई होगी, वही डिज़ाइन होगा, वही सिलाई होगी, वही तुरपाई होगी, वही बटन होंगे। तो लोगों ने अपने मेयार ज़िंदगी को बदल लिया, और उससे ये है कि जो ख़ानदान नाम नमूद के नहीं थे ना, वो आगे आ गए। और वो लोग अब भी जो अच्छे लोग हैं, या तो वो छुपते फिर रहे हैं या माशरे में कहीं आते जाते ही नहीं हैं, बस अपना काम किया और चले गए और आ गए सब कुछ। आँख कब अच्छी लगती है? क्यों भाई, तुम्हें तो उससे वास्ता ही नहीं हुआ होगा किसी को भी। अभी आँख में काजल लगा है तो बताओ, हमारे बचपन से हमारी वालदा लगा रही। और जब मैं छोटा था सबसे, तो मैं कहता बीबी मैं काजल नहीं लगाना, मेरे आँख में चुभता है। कह रहे नहीं 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 नहीं, काजल कहाँ चुभता है, सुरमा चुभता है। सर्दियों में काजल लगता है और गर्मियों में सुरमा लगता है। आँख को धोता है, आँख का पानी निकालता है, आँख में से मैल है, आँख की सफाई को पैदा करता है। और काजल जो है वो नरम करता है आँख को, उसकी सख्ती को, उसके पर्दे को नरम रखता है। ये आँख का पर्दा ही सख्त होता चला जाता है, जो ये पुतली से यूँ उतारा जाता है ना, यूँ एक नकचूटी से पकड़ के डॉक्टर साहिबान उसको यूँ करके उतार लेते हैं। पहले 1-2 दिन उसको दवा देंगे ड्रॉपर वाली, ये डालते रहो हर 2 घंटे के बाद। तो ये कितनी सी छोटी सी ये आँख है जो देख रही है, ये बड़ी आँख नहीं है जो देख रही है। इसका काम देखना नहीं है। उस आँख को मजबूत रखने के लिए ये दायरा काला बनाया है और काले के साथ सफ़ेद बनाया है, जिसे पुतली कहते हैं। लो सुना होगा आपने, ये जो दाना है ना, ये पुतली है। और आँख किस चीज़ की बनी हुई है?
भाई इनको नहीं पता है ये चीज़ों का, ये मर्दों को ही पता होता है, क्योंकि मर्दों की आंखें इतनी अच्छी नहीं होती हैं जो औरत को भाए, औरत की आंख अच्छी होती है जो भाती है। ये मैं तुम्हें साइकोलॉजी बता रहा हूँ, ये कोई ऐसा नहीं कि किसी की वो कमी कोताही। आँख कब अच्छी लगती है, कब औरत उसको मेंटेन करती है। हम तो बरसों में कान में सरसों का तेल साफ करने से वो जो फुरफुरी आती है उससे करके साफ भी नहीं करते हैं? करते हैं क्या? ऐसे यार पता नहीं क्या हो गया यार। अब तो स्टिक भी आ गई हैं कि उसे आप सरसों के तेल में डिबो लें और अपने कान के मैल नहीं है मगर खुश्कपन वो साफ कर दे आपके मैल को और आपकी आँख को कान को चमका दे। यूँ लोग देख के बाज़ी दफ़ा छोड़ देते हैं कि यार बस साफ़ ही नहीं है। अब मशीन आ गई है, वो डॉक्टर साहब तंग आ गए तो जो एक मशीन बनाई है उसकी नोक अंदर चली जाती है और यहाँ से उसे स्टार्ट करते हैं, ये सारा मैल खींच लेती है, मैल खींच लेगी वो और फिर वो उसे रख देंगे। उनका जो क्लिनिकल का जो वो मुंशी है उस मशीन को साफ कर देगा कान के मैल को उठा के। आँख का भी ऐसे ही है। सर आपके पेशे के हवाले से, पेशे के हिसाब से मैंने बहुत ही अरूज पाया माशाल्लाह। और कोई ऐसा फैसला जिस पर आप बड़े खुश हुए हों, बड़े मुतमईन आप रहे हों, या तमाम फैसले ऐसे ही? नहीं, मुझे नाज है बल्कि कि मेरे फैसलों में मामूली मॉडिफिकेशन हुई और कोई ऐसा फैसला नहीं किया हुआ जिससे बिल्कुल दूसरा अपील जज वाला कह ले भाई ये क्या कर दिया। माशाल्लाह बड़े बैलेंस फैसले करता था और नेचुरल तौर पे कायल करता था, नेचुरल तौर पे। और बैरिस्टर अजीज़ुल्लाह हुआ करते थे, कोई 40 इयर्स उनकी प्रैक्टिस थी अपीलेट। तो उनका केस लगा हुआ था तो मैंने कहा कि बैरिस्टर साहब आपकी अपील बहुत सालों से पड़ी हुई है, चला लें। सर चला लें। मैंने कहा 12:30 बजे आप आ जाएं। आगे वो चलानी शुरू की हमने, पेपर रीडिंग हुई। पहले जितना भी किताबचा होता है उसका पहले वर्ग से लेकर आखिर वक्त तक पढ़ने को पेपर रीडिंग कहते हैं। यानी वो बुक जो बनता है उसकी पूरी रीडिंग हमें वकू से लेकर और सज़ा तक हम पढ़ लेंगे। ये आज़ाद हो गया है वहाँ तक पढ़ लेंगे। उसके बाद वकील साहब अपने दलाइल देंगे कि इसको बरी कर दिया जाए या इसको बरी गलत किया गया है, इसकी सज़ा इसकी बदली जाए, तो उसमें बदलता रहता है। वो उन्होंने रीडिंग की, मैंने 2 वर्ग के पढ़े उन्हीं के साथ मिलकर और मोड़ के रख दिए। जब आर्गूमेंट कर चुके तो मैंने कहा बैरिस्टर साहब आई हैव लव एंड रिस्पेक्ट फॉर यू। बोला मैंने हमेशा हर जगह ऐसे ही है, ये प्लेजेंट लैंग्वेज में, बट यू हैव नॉट आर्ग्यूड द वाइटल पॉइंट विच इज़ इन्वॉल्व इन दिस मैटर। सर आई हैव लेफ्ट नथिंग। मैंने तो हर चीज़ आपके साथ पढ़ के नुमाया कर दी है। मैंने कहा नहीं, यू हैव लेफ्ट 2 थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशल। सर क्या है वो? मैंने कहा इट इज़ फॉर यू टू लोकेट, यू हैव टू साइट, यू हैव टू पिन पॉइंट। आपने मुझे बताना है कि मेरे साथ ये जुल्म ज्यादती हुई है। सर मैंने तो कंप्लीट कर लिया। मैं केस ला वगैरह दिए, दूसरे दिन मैं सुन के फैसले के लिए चला गया नीचे उतरकर 10 मिनट के लिए और लिखा फॉर द रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड सेपरेटली the appeal is allowed. The accused stands acquitted with the charge. He should be released forthwith if not required in any other case. Reasons will be communicated in the office within 2 days. Yes. और सर अपने किसी फैसले से आपको दुख हुआ हो कि गलत हो गया आपसे वो फैसला, ऐसा नहीं होना चाहिए था?
कोई फैसला ऐसा नहीं, मैंने इलेक्शन का, मैं पूरे सिंध का बल्कि ट्रिब्यूनल का अपीलेट जज था, एक जज और भी थे मेरे साथ, मगर बहुत ताउन किया। मैंने कोई सियासी शख्सियत की कोई भी किसी भी तरह से जान पहचान देखभाल सिफारिश किसी की नहीं सुनता, किसी की, नॉट ए सिंगल। और हाई अप्स भी अपना स्टाफ भेज कर मिलने की जस्तजू करते थे कि जिम खाना में मिल लें, प्ले ग्राउंड में मिल लें। जैसे ही इलेक्शन ट्रिब्यूनल में डिक्लेयर हुआ तो मैंने उन्हीं दिन अपने रजिस्ट्रार को कहा कि भाई मेरे पुलिस बढ़ा दो और रेंजर्स के 2 सिपाही सुबह शाम के लिए ले लो। आपने कहा, मैंने कहा नहीं, मेरे दरवाजे पे रेंजर्स लगी हुई है, मैं किसी से मिल नहीं सकता। बस इस तरह से अपने वक्त को टाला। मैं हलफन कह देता हूँ कि मैं क़िबले की तरफ, मेरे वालिद साहब ने मुझे कभी किसी की सिफारिश नहीं की, कभी भी। मेरे भाई बंद ने भी, जुर्रत नहीं होती थी कि कोई कह ले कोई। और मैंने गरीब के वकील नहीं कर सकता है तो गरीब का केस मैंने गया है। कंपनसेशन के कमिश्नर होते थे तो वो एक 3 साल का कच्चा मुलाजिम था, तो उसके 2 साथियों को पक्का कर दिया गया था और वो भागा फिर रहा, क्या करूं मैं, पक्की जगह भर जाएंगी तो फिर मेरी मुलाजमत तो नहीं बचेगी। बहरहाल वो किसी ने ऐसे ही कह दिया कि यार चले जाओ। वर्षा ने अभी 3 आदमियों का केस पक्का किया है। आया वो भी, उसको बुलाया हमने कमिश्नर को। हमने कहा जी आपके पास कितनी वैकेंट जगहें हैं जिस पर लोग टेम्परेरी काम कर रहे हैं, क्या वो टेम्परेरी क्रिएट हुई हैं या वो परमानेंट वैकेंसी पे आपने टेम्परेरी भरे हैं? कह रहे से मेरे से पहले वाले कमिश्नर साहब वो टेम्परेरी करके चले गए हैं। मैंने कहा कल इसका परमानेंट आर्डर आ जाए, ये उन दोनों से सीनियर है जो 2 आपने पक्के किए हुए हैं, चाहे आपने किए हैं चाहे आपने दूसरे ने किया है, उन दोनों को नहीं तो हटाऊंगा और उसको शो का नोटिस दूंगा कि आपने वायलेशन की है। उसके दूसरे दिन पक्का होके आ गया। और ये नहीं है कि मैंने किसी के हक को ज़ाया होने दिया। जहाँ देखा कि केस इंसाफ पे मबनी चल रहा है और इसे इंसाफ नहीं मिल रहा है तो उस केस को मैंने पार्टली हर्ट कर दिया कि आके दूसरे के पास ना जा सके। सर दुश्वारी तो पेश आई होगी इस तरह के मामलात में? आप देखो जज को लिए कोई दुश्वारी नहीं है। जज चाहे तो उसके सामने सदर और वज़ीर आज़म कुछ चीज़ नहीं है। सदर को उतार दो, सदर को बैठा दो, सदर से सदारत ले लो, ये अदलिया ही का काम है। इसीलिए मार्शल्लाह लगाया जाता है और शुरू में भी लगता आया है मार्शल्लाह, कोई नया नहीं है। अय्यूब के भी ज़माने में लगा तो जज उतारे गए, उसके बाद लगा तब भी उतारे गए जज, उसके बाद लगा फिर उतारे गए, फिर जी। तो ये हर दौर में होता रहता है। ऐसा है कि और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती को किसी को भी चाहे आप हटा दें, हुकूमत किसी से नहीं ली जा सकती। सर प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होने पर है, आपसे अच्छा, शनीद हम बिल्कुल जी हाँ, आप conclude आवाम को, यूथ को कोई पैगाम देना चाहें तो होगी कि अब आप अपना इस चैनल को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगी जिससे आप का वजूद जो है यूं उठे। ऐसा नहीं कि यहीं रह जाए या बस यूं थोड़ा थोड़ा सा जैक लगाने के लिए। तो ऐसा होता है कि जैक जो है ना वो एक दफ़ा ही मिलता है। अगर आपको एक दफ़ा मौका मिल गया तो आप इसको प्राइम पे ले जाएंगी। और सबसे जो आदत है ना कि एंकर बुला लेता है मेहमानों को, अगर सुनाना और मनवाना वही चाहता है जो उसकी मंशा होती है। अगर मुझ जैसा आदमी हो तो मैं कह दूं थैंक यू वेरी मच, मैं आपके पास यहाँ पर अपनी इंसल्ट कराने नहीं आया हूँ,
आपने मुझे सुनने के लिए बुलाया है तो आप सुने, और अगर आपने ही सुनाना है तो आप अपने किसी और साथी को सुना दें। ऐसा नहीं है कि जी आप मुझे बुलाएं और फिर कहें नहीं 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 ऐसे नहीं है, ऐसे 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 नहीं है। तो अगर आप ही ने गुफ्तगू करनी है तो फिर आप खुद ही कर लें अपने ऐसे आदमी से जो कुछ ना जानता हो माशरे को। सही सही। मैंने हर चीज़ अपने आँखों से बनते देखी है पाकिस्तान में। मैंने अपने इलाके में स्कूल बना दिए, प्राइमरी स्कूल जिसमें मैंने पढ़ा वो नया करा दिए, पोस्ट ऑफिसें बना दी, अस्पताल बनवा दिए, रोड रास्ते बनवा दिए, लोगों को गेटअप करा दिया, नहर के नाले बनवा दिए, गर्ल्स स्कूल बनवा दिए, और इतनी गर्ल्स मैंने अपॉइंट कराई हैं जिसकी हद नहीं, जिसकी हद नहीं। और बॉयज़ भी इतने ही कि जो आया तो उससे 2 सवाल पूछे, उसको फिट पाया और कहा जाओ। अब काफ़ी ऐसे सवालात हैं कि छोटे छोटे से हैं मगर नहीं आते। जी सर, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर नजरसानी की हमें ज़रूरत है, आप लोगों की रहनुमाई की ज़रूरत है। आपका बेहद शुक्रिया सर, आपके वक्त का। ऐसे उस दौर में आई हैं जहाँ पर लोगों को शऊर देना है, जहाँ माशरे में तमद्दुन देना है, जिस माशरे में आपको हाइजीनिक खुराक की तरफ लेके जाना है। होटलों के अंदर कितना दिनों का खाना पका रखा रहता है, उसी को निकाल कर, उसी को तड़का लगाकर, उसी पर हरा धनिया पुदीना डालकर, टमाटर साज रख कर, नींबू रख कर। मैं एक बहुत बड़े होटल में बैठा हुआ था अकेला, तो मेरे बराबर में एक सिंधी टोपी पहनने वाला आया और उसके साथ ऐसा जैसे नौकरसार लड़का हो वो आया, मगर वो बाहर एक्चुअली खड़ा हुआ था। और जब उसने देखा सिंधी टोपी साईं मानी खाईंदा से बटे ॾींहं को मानी न मिली आहे, तो कहा कि मैं गरीब हूँ, मुझे 2-3 दिन से खाना नहीं मिला। उसने कहा अच्छा आ जाओ। जब वो आ गए, क्या खाओगे? कह रहा साईं जो आप खाना चाहेंगे वो मंगा लें, मैं उसी में से खा लूँगा, ज़्यादा ना मंगाना। और जब बर्तन आ गए, सलाद आ गया, रायता आ गया, गिलास आ गए, तो इसने अपनी जेब में से एक नींबू निकाला, वहाँ से छुरी उठा के आधा उस साहब को दी और आधा खुद लिया। और फिर जब खाना खा चुके तो उसने कहा देखो खबर, नींबू ने मज़ा किया। कह रहा है भाई ये 400 रुपये का खाना है, तेरे नींबू ने जो कुछ मज़ा किया वो तो किया, मगर भाई ये तू क्यों कह रहा है तू मुझे, न जान ना मेरी पहचान। मगर उसने अपनी बात ऊपर रखनी चाहिए कि मेरे नींबू ने मज़ा किया। तो ऐसे ही है तो दुनिया के अंदर। सर आपके वक्त का बेहद शुक्रिया और आपकी रहनुमाई का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम कायद का पाकिस्तान। और कायद के पाकिस्तान में हमेशा ऐसे लोगों की बात करते हैं, जब आप उनसे बात करने के लिए बैठे हैं आपको ना सिर्फ सुनने को बल्कि बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। डिपेंड करता है उन नज़रों पर और उन दिमागों पर कि वो पिक क्या करते हैं और अपनी ज़िंदगी में शामिल कैसे करते हैं। ये था आज का प्रोग्राम। यकीन करती हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत होंगे। उस वक्त तक अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। और मैं अंबर सना इजाज़त चाहूँगी आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।